3-4 महीने पहले मेरे एक मित्र का फोन आया। उनके एक रिलेटिव को नेवले ने काट लिया, उसके बाद उन्हें रेबीज हो गया और डेथ हो गई। मित्र का पूछना था कि जो लोग उनके कांटेक्ट में आए हैं उन्हें क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। पूरी दुनिया के करीब 150 देशों में रेबीज के केस मिलते हैं। WHO का कहना है कि एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में 95% केस मिलते हैं। अफ्रीका और एशिया के देशों में इतनी अधिक मात्रा में केस मिलने का कारण यह है कि यहाँ का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो कमजोर है और लोगों में अवेयरनेस की भारी कमी है। 2015 के एक डेटा के अनुसार भारत में करीब 20,000 लोग प्रतिवर्ष रेबीज के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। करीब करीब एक छोटा सा कस्बा है वो पूरा नष्ट हो जाता है प्रतिवर्ष कुत्ते के काटने से। रेबीज पूरी तरीके से प्रिवेंटेबल डिजीज है, उसे रोका जा सकता है। सरकार हेल्थ केयर सिस्टम को अगर बेहतर बनाती है और जनता की अवेयरनेस के लेवल को ऊंचा उठाती है तो इसे रोका जा सकता है। तो आज के वीडियो में हम रेबीज पर ही बात करेंगे। डॉग बाइट कितने तरह की होती है, किस तरह की डॉग बाइट में कैसा ट्रीटमेंट दिया जाता है, इलाज के बारे में विस्तार से बात करेंगे और बहुत से ऐसे क्वेश्चन जो लोग अक्सर पूछते रहते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राम प्रकाश अनंत और आप देख रहे हैं जन स्वास्थ्य। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर आपसे एक बार अपील करना चाहता हूं कि यह एक साइंटिफिक चैनल है। मेडिकल साइंस और हेल्थ से जुड़ी हुई साइंटिफिक और ऑथेंटिक जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो अगर चैनल आपने सब्सक्राइब न किया हो तो कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कर दें और शेयर कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। रेबीज वायरस से होने वाली बीमारी है। रेबीज का वायरस 99% कुत्तों से ही फैलता है। बिल्ली और बंदर से रेबीज फैलने के मामले सामने आते रहते हैं। रेयरली यह दूसरे जंगली जानवरों से भी फैल सकता है। रेबीज 100% फैटल डिजीज है। जैसे अगर किसी को ऐसा कुत्ता काट लेता है जिससे रेबीज है और वह व्यक्ति वैक्सीन नहीं लेता है, इंजरी अगर ग्रेड 3 और ग्रेड 4 लेवल की है तो उस व्यक्ति को रेबीज 100% होगा ही। और एक बार अगर रेबीज हो जाता है तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। अब हम बात करते हैं डॉग बाइट के बारे में। तो डॉग बाइट को 4 कैटेगरी में बांटा गया है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4। ग्रेड 1 में वो इंजरी है जहां कुत्ते की लार लग जाती है अनब्रोकन स्किन पर, तो इसमें कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है, उस लार को पानी से धो दिया जाता है। ग्रेड 2 में वह इंजरी आती है जिसमें स्किन में कोई कट है या कोई घाव है, उस जगह पर कुत्ते की लार लग जाती है या स्क्रैच है, जैसे कुत्ता है उससे खरोंच आ गई, उसमें खून नहीं निकला, तो ये ग्रेड 2 में आती है। तो इसमें अगर कुत्ते को रेबीज है तो वैक्सीन लगवाने की जरूरत होती है। तो ग्रेड 3 में वह इंजरी आती है जिसमें कुत्ते के काटने से खून निकल आता है, घाव हो जाता है, लेकिन यह घाव गहरा नहीं होता है। ग्रेड 4 में वह इंजरी आती है जिसमें जो घाव है वो गहरा होता है और इंजरी ऐसी जगह पर है जहां ब्लड सप्लाई ज्यादा है, जैसे कि हथेली है, चेहरा है। अगर ऐसी जगह पर कुत्ता काट लेता है तो इसे ग्रेड 4 में रखते हैं। तो ग्रेड 3 में और ग्रेड 4 में WHO एंटी रेबीज वैक्सीन के साथ साथ इम्यूनोग्लोबुलिन लेने को भी रिकमेंड करता है। इम्यूनोग्लोबुलिन जो रेबीज वैक्सीन है उसके कंपैरिजन में थोड़ी महंगी होती है। तो अब हम कुत्ता काटने के इलाज के बारे में बात करते हैं। तो कुत्ता काटने पर एंटी रेबीज वैक्सीन तो लगवानी ही है ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 इंजरी में, लेकिन उससे पहले जो फर्स्ट एड है उसके बारे में हम थोड़ी बात करते हैं। तो ग्रेड 2, ग्रेड 3 या ग्रेड 4 किसी भी टाइप की इंजरी है, उसमें जो घाव है उसको बहुत अच्छी तरह से पानी से धो देना है। करीब 2 मिनट तक उसे पानी के नीचे रखना चाहिए ताकि उसके अंदर जो भी लार वगैरह हो वो साफ हो जाए।
देखिए रेबीज का जो वायरस होता है वो कुत्ते की लार में होता है, तो अगर तुरंत वो लार बाहर चली जाएगी तो इन्फेक्शन के चांस उतने कम हो जाएंगे। धोने के बाद अगर बीटाडिन उपलब्ध है तो घाव पर बीटाडिन लगा देनी चाहिए, और अगर खून बहुत ज़्यादा नहीं बह रहा है तो घाव को कभी बांधना नहीं चाहिए, घाव को खुला रहने देना चाहिए। एक चीज़ जो देखने में आई है वो ये है कि गांव से जो मरीज आते हैं या जहां अवेयरनेस नहीं है वहां से जो मरीज आते हैं वो उस पर हल्दी या लाल मिर्च लगा देते हैं। तो घाव पर कुछ भी नहीं लगाना है, हल्दी या लाल मिर्च से कुछ भी नहीं हो सकता, आपको एंटी रेबीज वैक्सीन लेनी ही पड़ेगी। देखिए बहुत थोड़े कुत्ते होते हैं जिन्हें रेबीज होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा ऐसे कुत्तों की होती है जिन्हें रेबीज नहीं होता है, लेकिन हमें मालूम नहीं है किसको रेबीज है या किसको रेबीज नहीं है। तो अगर कुत्ते को रेबीज नहीं है तो लोगों को ये लगता है कि हल्दी लगा लेने से या लाल मिर्च लगा लेने से या किसी भी देसी इलाज के द्वारा मरीज ठीक हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर किसी को कुत्ते ने काट लिया और उसे रेबीज हुआ तो फिर ये देसी नुस्खे काम नहीं आएंगे और उसमें जान से हाथ धोना पड़ सकता है। तो कोई भी चीज़ हल्दी या मिर्च घाव पर न लगाएं। दरअसल ये जो धोने में जो वायरस है वो निकल जाता है, अगर आप उस पर मिर्च लगा देंगे तो उसके निकलने के चांस कम हो जाएंगे। तो इस तरह की कोई भी चीज़ घाव पर नहीं लगानी चाहिए। तो घाव को ठीक तरीके से कम 2 मिनट तक आपको धोना है, और उस पर अगर बीटाडिन उपलब्ध है तो बीटाडिन लगा लेनी चाहिए, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है, एंटी रेबीज वैक्सीन आपको लगवानी ही पड़ेगी। तो अब हम बात करते हैं एंटी रेबीज वैक्सीन के शेड्यूल के बारे में कि इंजेक्शन कितने लगते हैं और कब कब लगते हैं। तो एंटी रेबीज वैक्सीन के 5 इंजेक्शन लगते हैं, 0 डोज 30वें दिन पर और 7वें दिन पर, 14वें दिन पर और 28वें दिन पर। 0 डोज वो होता है जिस दिन पहला इंजेक्शन लगता है, यानी कि जिस दिन कुत्ता काटता है। उसके बाद जो अगला दिन है उससे हम पहला दिन से गिनना शुरू करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को अगर 31 दिसंबर को कुत्ते ने काटा है तो 31 दिसंबर को जो डोज लगती है उसे 0 डोज कहते हैं और वो पहला डोज है। फिर अगले दिन से यानी 1 जनवरी से गिनना शुरू करते हैं तो 3 जनवरी को उसका दूसरा डोज लगेगा और 7 जनवरी को तीसरा, 14 जनवरी को चौथा और 28 जनवरी को 5वां डोज लगेगा। तो ये एंटी रेबीज वैक्सीन का पूरा शेड्यूल है। अब इसमें कई बार मरीज क्या होता है कि वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, कई कारणों से कुछ आगे पीछे हो जाता है। तो हमेशा कोशिश करना चाहिए कि एंटी रेबीज वैक्सीन है वो टाइम से ही लगे। लेकिन मान लीजिए उसे 7वें दिन वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पाई तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वैक्सीन लगवा लेना चाहिए और आगे का शेड्यूल कैरी ऑन करना चाहिए, जैसा शेड्यूल है उसी के अनुसार। ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन भी लगवा लेना चाहिए। बेसिकली इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होता है इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो एंटी रेबीज वैक्सीन हैं उससे हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनते हैं। तो एंटीबॉडी हैं वो उन्हें बनने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे 0 डोज लगाया उससे एंटीबॉडीज बनना शुरू हुए, फिर दूसरा डोज लगाया तो उससे एंटीबॉडीज हैं उनकी रफ्तार थोड़ी बढ़ने की तेज हो जाएगी। तो इस तरह से एंटीबॉडी बनने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अगर कुत्ते को रेबीज है और ग्रेड 3 या ग्रेड 4 इंजरी है और ऐसी जगह पर कुत्ते ने काटा है जहां से इन्फेक्शन के जल्दी फैलने के चांस होते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर एंटीबॉडी जल्दी नहीं बन पाए तो रेबीज हो सकता है, और एक बार रेबीज हो जाता है तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन का मतलब ये होता है कि ये रेडीमेड एंटीबॉडी होते हैं एक तरह से। तो इम्यूनोग्लोबुलिन लगने के बाद में वो हमें एक प्रोटेक्शन अलग से प्रोवाइड करा देते हैं। अब हम रेबीज के लक्षणों के बारे में बात करते हैं। तो रेबीज के लक्षण सामान्यतः 1 महीने से 2 महीने के बीच में प्रकट होते हैं। दरअसल ये इस बात पर बहुत डिपेंड करता है कि इंजरी है वो किस लेवल की है। अगर ग्रेड 3 और ग्रेड 4 लेवल की इंजरी है तो उसमें लक्षण हैं वो जल्दी प्रकट होने के चांस होंगे। और दूसरी बात जिस पर निर्भर करता है कि लक्षण कितनी जल्दी प्रकट होंगे वो साइट पर डिपेंड करता है कुत्ते ने किस जगह पर काटा है।
बेसिकली जो रेबीज का वायरस है शरीर में पहुंचता है और फिर वो हमारी नर्व्स के द्वारा, तंत्रिकाओं के द्वारा, हमारी रीढ़ की हड्डी में तंत्रिकाएं होती हैं जिन्हें स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, उन पर अटैक करता है और स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ वो हमारे ब्रेन में पहुंच जाता है। तो वायरस है वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड में और ब्रेन में पहुंचेगा, उसके बाद ही रेबीज के लक्षण प्रकट होंगे। तो अगर इंजरी ग्रेड 3 और ग्रेड 4 लेवल की है तो उसमें वायरस की ज़्यादा मात्रा शरीर के अंदर जाएगी और ज़्यादा मात्रा जाएगी तो वायरस के ब्रेन तक और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचने में भी कम समय लगेगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है साइट की, यानी कि कुत्ते ने किस जगह पर काटा है। मान लीजिए कि कुत्ता अगर चेहरे पर काट लेता है तो चेहरे से ब्रेन तक पहुंचने में वायरस को कम समय लगेगा। वहीं अगर कुत्ता पैर में काट लेता है तो पैर से स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचने में और स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक पहुंचने में वायरस को थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। तो सामान्यतः जो लक्षण होते हैं वो 1 महीने से 2 महीने के बीच में ही प्रकट होते हैं। तो कुछ केस ऐसे भी आए हैं जिनमें लक्षण हैं वो 7 दिन में ही प्रकट हो गए और कुछ केस ऐसे आए हैं जो 1 साल बाद रेबीज के लक्षण पाए गए हैं। तो सामान्यतः जो रेबीज के लक्षण हैं वो 1 से 2 महीने के बीच में पाए जाते हैं, लेकिन जल्दी से जल्दी 1 सप्ताह में और देर से देर 1 साल में रेबीज के लक्षण आ सकते हैं। तो रेबीज के जो शुरुआती लक्षण होते हैं उनमें फीवर है, मसल्स पेन है, हेडेक है और बॉडी पेन है, उल्टियां हो सकती हैं, उल्टियां आने को हो सकती हैं। ये प्रारंभिक लक्षण हैं। एडवांस स्थिति में मरीज पानी से डरने लगता है, इसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। आवाज करोगे अगर मरीज के सामने तो उससे भी उसे डर लगेगा, इसे फोनोफोबिया कहते हैं। और एरोफोबिया, अगर उसके सामने आप हवा करोगे तो उससे डर लगेगा। तो ये एडवांस स्थिति है। इसके कुछ दिन ही बाद मरीज की मौत हो जाती है क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। बीमारियों को लेके तमाम तरीके के मिथ सोसाइटी में प्रचलित होते हैं और उन्हें लेके तमाम सवाल लोग पूछते रहते हैं। एक सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं कि उन्हें 5 साल पहले या 10 साल पहले कुत्ते ने काटा था तो क्या उन्हें आगे रेबीज हो सकता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि कुत्ता काटने के बाद 1 महीना या 2 महीने के बीच में रेबीज के लक्षण आ जाते हैं। रेयरली किसी को थोड़ा टाइम है वो लंबा हो सकता है, वो 1 साल तक का हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि 5 साल पहले या 2 साल पहले या 4 साल पहले किसी को कुत्ते ने काटा है और उसे रेबीज हो जाए। एक बार अगर रेबीज नहीं हुआ है कुत्ता काटने से तो फिर रेबीज होने के चांस नहीं होते हैं। गाय भैंस को अगर कोई पागल कुत्ता काट लेता है तो उसके दूध को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूध में रेबीज होने के चांस हो सकते हैं और वो रेबीज कर सकता है। एक सवाल है जिससे लोग करते हैं कि रेबीज के मरीज को छू लेने से या उसके किसी सामान को यूज करने से तो रेबीज नहीं हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं। जैसा कि मैंने बताया कि रेबीज का जो वायरस होता है वो लार के अंदर होता है, तो मनुष्य के अंदर जो रेबीज का वायरस जाता है वो कुत्ते की लार के द्वारा ही जाता है। तो अगर लार टच में नहीं आई है तो उससे रेबीज नहीं होगा। जैसे अगर स्किन में कहीं कट है, अगर वहां लार अगर लग जाती है मरीज की तो फिर एंटी रेबीज वैक्सीन की जरूरत है, अदरवाइज कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें और शेयर कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।